हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि हर बात के लिए दोषारोपण जहाँ जाकर के रुकता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हालांकि हर चीज़ का बहाना जो है पंडित जी के पीछे छिपकर देखने की कोशिश होती है, लेकिन पंडित जी का जो वास्तविक चेहरा है, जो उनके कार्य हैं, उनसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को दूर किया जा रहा है या दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे दौर में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से पंडित जी के बारे में सुनना हम सबके लिए बड़ा रोचक रहेगा। तो इसलिए मैं आपके और उनके बीच में बाधा न बनते हुए प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। मीराबेन, सभागार में उपस्थित आदरणीय अय्यर जी, मेरे मित्र मनोज जी, अन्य विद्वज्जन, नौजवान साथियों, मैं हिंद के जवाहर का, अब्दुल का और आदित्य का और उनके दूसरे सहयोगियों का, संदीप जी का बहुत आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण उत्सव की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। ये बहुत अच्छा शब्द सोचा है, जश्न, उत्सव। हिंदुस्तान की एकता सचमुच सेलिब्रेट करने की चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू का और उनके जैसे दूसरे नेताओं का, विचारों का योगदान भी सेलिब्रेट करने की चीज़ है। वो केवल दुखी होने की और केवल ये शिकायतें करने की चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ों का ले जा कर के नेहरू पर डाल दिया जाता है जिम्मा, क्योंकि हम एक ऐसे विचित्र समय में रह रहे हैं कि अब तो हालत ये हो गई है कि एक सज्जन परिवार नियोजन ना करने की जिम्मेदारी भी नेहरू और कांग्रेस के ही मत्थे मढ़ रहे हैं। अद्भुत स्थिति है, हम बहुत अजब समय में जी रहे हैं। मेरे 4 बच्चे हो गए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अब इस पर कुछ टिप्पणी करना भी अजीब लगता है, लेकिन खैर, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे समय में असल में हमें थोड़ा सा श्रेय नेहरू निंदकों को भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत अजीब है। प्रदूषण सारी दुनिया में बढ़ा हुआ है, सारी दुनिया में हिंसा का वातावरण है, रोज़मर्रा की हम लोगों की ज़िंदगी में 50 तरह की समस्याएं हैं, रोजगार की और तमाम तरह की। उसमें ये लोग अपनी सारी नकारात्मकता के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके लिए तो उनकी तारीफ बनती है। अब जैसे ये वक्तव्य अगर आप पढ़ें तो मनोरंजक वक्तव्य है, इसलिए इसके लिए उनका माननीय सांसद का आभार प्रकट किया जाना चाहिए। ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि हिंदुस्तान की एकता महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, और उस लोकतंत्र के निर्माण में, उस लोकतंत्र को लोकमानस का संस्कार बनाने में नेहरू की भूमिका अद्वितीय है। और ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, इनमें से किसी का भी नेहरू जी ने कोई खेत नहीं काट लिया था, कोई भैंस नहीं खोल ली थी कि ये सुबह से शाम तक नेहरू को कोसते रहें। उसके ठोस वैचारिक कारण है। तानाशाही मिजाज की कोई भी राजनीति, लोगों को केवल सत्ता तक पहुंचने का जरिया समझने वाली कोई भी राजनीति नेहरू के साथ बहुत गहरी असुविधा महसूस करेगी ही, वो अनिवार्य है। नेहरू से चिढ़ एक राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रोजेक्ट एक तरह की तानाशाही का, एक मेजॉरिटेरियनिज्म जिसको कहा जाता है, उसका प्रोजेक्ट है। और नेहरू का प्रोजेक्ट, नेहरू की भारत संकल्पना, उनका आइडिया ऑफ इंडिया बुनियादी तौर से एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट है, और जैसा बहुत से लोगों को लगता है उसके सर्वथा विपरीत भारतीय संस्कृति और परंपरा के सर्वथा अनुकूल है। बहुत से लोगों को ये लगता है, और दुर्भाग्य से इसमें नेहरू के कुछ प्रशंसक भी शामिल हैं, कि नेहरू का जो सारा मानस था वो यूरोपीय सोच से बना हुआ था। इस पर मुझे 2 बातें कहनी हैं।
पहली चीज तो ये कि अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, कोई अपराध नहीं है ये। अगर यूरोपीय सोच का मानस में योगदान इतनी बुरी चीज है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी अंततः यूरोप से ही आई है। जैसे हम सेपरेशन पावर कहते हैं वो भी यूरोप से ही आया है। जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस और मास मीडिया कहते हैं वो भी यूरोप से ही आया है। इसलिए एक तो ये समझ ही विचित्र है कि किसी चीज के अच्छे या बुरे होने का फैसला आप इस आधार पर करें कि उसका प्रोवेनेंस क्या है, वो कहां से आई है। लेकिन ये जरूर है कि वो आपके अपने समाज की जीनियस के अनुकूल है या नहीं है, आपके अपने समाज की प्रतिभा के वो अनुकूल है या नहीं है। और इस मामले में नेहरू और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सभी नेता एकदम स्पष्ट थे। नेहरू ने लाहौर में जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ तो उस कांग्रेस का अध्यक्ष ये भाषण देते हुए कहा था कि इस समाज में बहुत दूरगामी परिवर्तन आएंगे, बहुत बदलाव आएगा, लेकिन वो परिवर्तन और बदलाव स्थायी तभी होंगे जब वो भारतीय मेधा, भारतीय प्रतिभा के अनुकूल होंगे। ओनली इफ दे आर इन अकॉर्डेंस विद इंडियन जीनियस, ये नेहरू के शब्द हैं। इसलिए भारतीय मेधा के प्रति ऐसी सचेत संवेदनशीलता ये नेहरू का एक बुनियादी गुण है जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही, लोकतंत्र। दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दें कि पिछले कोई 20-25 बरस से केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र विरोधी सोच को लोकमानस का हिस्सा बनाने का जैसे एक संगठित प्रयत्न चल रहा है। मेरी इस बात का महत्व आप तब समझेंगे जब एक बार अपने मन में ये याद कर लें कि लोकतंत्र का मतलब केवल संख्याओं का बल नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाओं और मर्यादाओं की मान्यता। लोकतंत्र केवल मेजॉरिटी रूल को नहीं कहते हैं, उसे मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि आपकी पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी हो फिर भी आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करें। लोकतंत्र का मतलब है कि आपको जनता का पूरा विश्वास प्राप्त हो लेकिन आप चुनाव आयोग में हस्तक्षेप ना करें, संघ लोक सेवा आयोग में हस्तक्षेप ना करें, प्रेस की फ्रीडम को एंश्योर करें, तब लोकतंत्र होता है। और आप देखेंगे इसी के साथ लोकतंत्र केवल गवर्नेंस नहीं होता। लोकतंत्र भारत या किसी भी देश के समाज में लोगों को निरंतर डेमोक्रेटाइज करने की प्रोसेस भी होती है। और आप देखें, याद करें, हमारे अपने समाज में, दुनिया की बात करने का समय नहीं है, लेकिन हमारे अपने समाज में आप देखें पिछले 30-35 साल में और खास करके पिछले कोई 15-20 बरस में किस तरह का कॉमन सेंस बना है। मध्य वर्ग का आदमी हो या गरीब, बड़े सहज रूप से एक जुमला हम लोगों के बीच चलता है कि सारे नेता बेईमान होते हैं जी। ऐसा है नहीं। मैं भी सौभाग्य से कुछ नेताओं को जानता हूं और वो सब चोर नहीं है, लेकिन सारे नेता बेईमान हैं जी, सारे नेता चोर हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। फिर राजनीति अपने आप में एक गंदी चीज है। राजनीति पर बात नहीं करते जी हम तो गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हमने ये स्थिति कर दी है कि एजुकेशन का मतलब हो गया है केवल टेक्नोलॉजी और केवल मैनेजमेंट। ना आपको लिटरेचर से कोई वास्ता है, ना फिलॉसफी से कोई वास्ता है और ना हिस्ट्री से वास्ता है। और बाय द वे इन सब सब्जेक्ट्स को एकेडमिक्स की जुबान में ह्यूमैनिटीज कहा जाता है। यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ह्यूमनाइज करते हैं, आपको सचमुच नागरिक बनाते हैं। लेकिन एक सचेत प्रयत्न है जैसे आपको रोबो में तब्दील कर देने का। प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, कॉस्ट इफिशिएंसी, ये सब शब्दावली हम समझते हैं कि बड़ी निर्दोष है। ये सारी शब्दावली भारी रूप से लोडेड है और इसके लोड बुनियादी तौर से लोकतंत्र विरोधी है। और इसलिए नेहरू का या लोकतंत्र का उत्सव हम मनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस कॉमन सेंस से अपने आप को मुक्त करना होगा और कोशिश करनी होगी कि दूसरे इस कॉमन सेंस से मुक्त हों कि राजनीति बुरी चीज है,
सभी राजनेता चोर होते हैं। इस कॉमन सेंस से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा कि एजुकेशन में केवल टेक्निकल कॉम्पिटेंस का मतलब है, ह्यूमैनिटीज का कोई मतलब नहीं है। हम ये चीजें इतनी सहज रूप से मान चले हैं, हमारे कॉमन सेंस का हिस्सा बन गई हैं। एक वरिष्ठ पद पर बैठे हुए सज्जन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह देते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार इसलिए असंभव हो गए बिकॉज वी हैव टू मच डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। तो टू मच डेमोक्रेसी, कब टू मच डेमोक्रेसी होती है? मैं बोलता रहूं, मुझे कोई आशंका ना हो बोलने की, तब डेमोक्रेसी टू मच नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेसी तब टू मच होती है जब मेरे घर में काम करने वाली महिला मुझसे कहे कि सर जी इतवार को छुट्टी मुझे भी चाहिए। जब मेरा ड्राइवर ये कहे कि 6 बजे के बाद मुझे रोकेंगे तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तब मुझ मिडिल क्लास व्यक्ति को लगता है कि इट इज टू मच डेमोक्रेसी। यार ये लोग ऐसी बातें करने लगे। हमारे पिताजी के जमाने में तो कोई मजाल नहीं थी किसी की। प्रॉब्लम ये है। और इसलिए डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल नहीं है, डेमोक्रेसी आपके मानसिक बनावट का सवाल है। और यह समझना तमाम लोकतांत्रिक लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी दूसरी पार्टी के हों। हमें खुद जिन पार्टियों से हम जुड़े हैं या जिन पार्टियों को हम पसंद करते हैं, उनके नेताओं को याद दिलाना होगा कि मेहरबानी करके पॉलिटिक्स को केवल गवर्नेंस तक रिड्यूस करने की आदत छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स के आइडिया कंटेंट को इग्नोर करने की आदत छोड़ दीजिए। एंड ऑफ आइडियाज की बात करने की आदत छोड़ दीजिए, वरना लोकतंत्र नहीं बचा पाएंगे। और ये आप ध्यान रखें कि जो उस तरह की ताकतें हैं वो ऐतिहासिक अनुभवों से हमसे कहीं ज्यादा सीखती हैं। मैंने 2015 में ये बात एक टीवी डिस्कशन में कही थी और बात सुनकर भाजपा के प्रवक्ता तो खैर नाराज हुए ही थे। एंकर महोदय जो गोदी मीडिया के हिस्सा नहीं माने जाते, आई रिपीट, जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं माने जाते, वो एंकर महोदय भी काफी खिन्न हो गए थे मेरी बात सुनकर। और मैंने कहा ये था कि वर्तमान प्रधानमंत्री को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना डिक्लेरेशन के इमरजेंसी जैसा माहौल बना देते। उस समय वो एंकर बहुत दुखी हुए थे। आज मुझे उम्मीद है कि अगर उन्हें मेरी बात याद आती होगी तो अपना दुखी होना बेतुका लगता होगा। क्योंकि आज स्थिति यह है कि आप एक किताब लिखते हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रदेश का मंत्री ये कह सकता है कि हम आपकी पीएचडी डिग्री वापस करवा देंगे। आप एक कॉमिक परफॉर्मेंस करते हैं और आपकी जिंदगी नर्क कर दी जा सकती है। बहुत सी चीजें मुझसे पसंद नहीं है। अधिकांश स्टैंड अप कॉमिक्स को मैं स्टैंड नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन चीजों को मैं स्टैंड नहीं कर सकता उन सबको बैन कर दिया जाए। मैं तो बहुत सारे टीवी पे आने वाले प्रवक्ताओं को भी स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जिन्हें मैं स्टैंड नहीं कर सकता उन्हें भी स्पेस हासिल हो, तब तक जब तक कि वो किसी कानून को क्लियरली ना तोड़ते। और मुझे उनकी बात अच्छी ना लगे तो मैं अपने कान बंद कर लूं, उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार की मदद ना मांगूं। इसलिए दोस्तों, नेहरू जैसे व्यक्ति को सेलिब्रेट करना, जिनके अनेकों किस्से हैं लोकतंत्र प्रेम के, रोजमर्रा के जीवन के, और सरकार चलाते हुए कई अप्रिय फैसले लेने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति बुनियादी प्रतिबद्धता के, जिनकी चर्चा आप लोग सुनते रहते हैं। कुछ की चर्चा मैंने अपनी किताब की भूमिका में की है, कुछ जो उसमें नेहरू के बारे में और लोगों ने लिखा है उसमें आपको मिलेगा, और तमाम 50 किताबों में। वो आप देखें ना देखें आपकी मर्जी, लेकिन ये ध्यान रखें कि लोकतंत्र में मेरा और आपका सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि जब टू मच डेमोक्रेसी आपको टू मच डेमोक्रेसी लगने लगती है तो आपसे ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है जैसे आपका बोलना भी टू मच डेमोक्रेसी का हिस्सा लगने लगे। और जिस दमन पर आप आज खुश हैं, कल को आप उस दमन के खुद शिकार हो सकते हैं। और इसलिए लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज अजीब अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं, जब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बन जाता है, जब ऊंट पटांग ढंग के अपॉइंटमेंट्स होने लगते हैं,
जब मीडिया की स्वाधीनता मजाकों का विषय बन जाती है, एक मीडिया चैनल संकट में आता है तो दूसरे मीडिया मैन बगलें बजाते हुए नजर आते हैं, तब ये लोकतंत्र खतरे में है सचमुच। और ऐसे में नेहरू के निमित्त, नेहरू के जरिए लोकतंत्र को सेलिब्रेट करना, हिंदुस्तान की एकता को, विविधता जिसका अनिवार्य हिस्सा है, उसको सेलिब्रेट करना एक निहायत नेक काम है। और इसके लिए मैं हिंद के जवाहर के साथियों को बधाई देता हूं। मैं एक वाक्य नेहरू का पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि उम्मीद करूंगा और अपील करूंगा कि उस वाक्य पर आप स्वयं विचार करें और थोड़े खुले दिमाग से और ठंडे दिमाग से विचार करें। ये नवंबर 1933 में लिखे गए एक लेख से लिया गया है। बहुत लंबा लेख है जिसमें नेहरू हिंदू कम्युनलिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म दोनों की आलोचना करते हुए कांग्रेस की, नेशनल मूवमेंट की पॉलिटिक्स को डिफेंड कर रहे हैं। और उस लेख का एक वाक्य मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं बस। और वो वाक्य यह है कि जाति तौर पर मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे तबकों के ख्यालों के मेल जोल से ही कौमियत पैदा हो सकती है। यानी इंडियन नेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान की जो विविध परंपरा है उसके संयोग से ही बनती है, उनमें से किसी को भी दबाकर नहीं बन सकती वो। लेकिन अगला वाक्य इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी तबके की कल्चर को खत्म कर दिया जाए, वही जो मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब एक आम कौमी नजरिया जरूर है जिसके मातहत तमाम दीगर मामले रहेंगे। यानी आप एक डेमोक्रेटिक इंडिया चाहते हैं तो उस डेमोक्रेटिक इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट आपको भी करना पड़ेगा। और आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा में अगर कुछ अनडेमोक्रेटिक है तो उससे पिंड छुड़ाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वरना ये नहीं हो सकता कि दूसरों को तो डेमोक्रेटाइज और मॉडर्नाइज किया जाए और आप अपनी दकियानूसी और पुरातनपंथी सोच में जमे बैठे रहें कि हम तो सब ठीक ठाक हैं, हमें कोई चिंता नहीं। ऐसी सोच लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। और नेहरू की ये चेतावनी जितनी जरूरी सन 33 में थी, उससे कई गुना अधिक जरूरी आज 90 साल बाद हो गई है। इस पर हम लोग विचार करें, इस पर सोचें। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।